हाँ जी, नमस्कार। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के ऑनलाइन मंच पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम राजस्थान के संगीत घराने, प्रमुख गायन शैली एवं राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्यों के बारे में पढ़ेंगे। जो भी राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य हैं, गायन शैली जो भी रही है और जो प्रमुख संगीत घराने हैं उनकी बात करेंगे। बात करते हैं घरानों की, तो घराने जो होते हैं वो आपके यानी गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हुए होते हैं। यानी कि गुरु ने सबसे पहले शास्त्रों से सीखा, शास्त्रों से सीखने के बाद में उसने अपने शिष्य को सिखाया। अब जो शिष्य है वो शिष्य उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। तो जब जो सबसे प्राचीन होता है और जहाँ से उसकी शुरुआत होती है जिस स्थान से, उसको उसका घराना बोला जाता है। यानी कि जैसे कि हम बात करें जयपुर घराने की, यानी कि जो कथक नृत्य शैली है वो जयपुर की यानी कि प्राचीन यानी कि आदिम नृत्य शैली रही है। कौन सी? कथक। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जयपुर घराने की। जैसे कि जयपुर घराना है, अब इसके जो प्रवर्तक रहे हैं वो रहे हैं आपके मनरंग भूपत खां। और जयपुर घराना जो है वो आपके कथक नृत्य शैली का आदिम घराना रहा है। यानी कि जो सबसे प्राचीन जो घराना रहा है कथक नृत्य शैली का, वो कौन सा रहा है आपका? तो जयपुर रहा है। इसके जो प्रमुख कलाकार रहे हैं भानुजी महाराज। आप इधर चित्र देख रहे होंगे, ये आपके भानुजी महाराज हैं। नेक्स्ट हम बात करें अगली, तो जो जयपुर घराना है उसकी दो शाखाएं हुई। पहली शाखा है आपकी पटियाला घराना, दूसरी है आपकी अतरौली। तो पटियाला घराना के जो प्रवर्तक रहे वो रहे आपके फतेह अली खां तथा अली बख्श खां। और अतरौली जो घराना रहा उसके रहे साहेब खां एवं अल्लादिया खां। और जो कलाकार रहे वो रहे आपके मानतौल खां, ये हैं आपके मानतौल खां। म- मानतौल खां और हरी सिंह। मानतोल खां के बारे में कहा जाता है दोस्तों, इन्हें रुलाने वाला फकीर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इनको? इनको जाना जाता है रुलाने वाले फकीर। रुलाने वाले फकीर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार पूछा गया है। मानतोल खां को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो रुलाने वाले फकीर के नाम से जाना जाता है। बात करें हरि सिंह जी की, तो हरि सिंह जी को इन्होंने अपने यानी कि संगीत से पत्थर को पिघला दिया था, ऐसी किदवंती है। किसको पिघला दिया था? पत्थर को भी पिघला दिया था दोस्तों इन्होंने। इन्होंने पत्थर को भी पिघला दिया था। तो ये दो बातें हमें याद रखनी है। यानी कि मानतोल खां यानी कि इनको कहा जाता है रुलाने वाले फकीर। और बात करें हरि सिंह जी की, तो उन्होंने पत्थर को भी पिघला दिया था अपने राग के माध्यम से। तो इतने बड़े बड़े कलाकार हुए। और जो इनके प्रवर्तक हैं साहेब खां, अल्लादिया खां, और प्रवर्तक फतेह अली खां तथा अली बख्श खां, ये मुख्य रूप से याद करने वाले हैं क्योंकि एग्जामिनर यहीं से प्रश्न उठाता है। यानी कि पटियाला घराना के प्रवर्तक कौन रहे? तो फतेह अली और अली बख्श। अतरौली घराना यानी कि साहेब खां और अल्लादिया खां। अब कलाकार की बात करें तो कलाकार आ जाते हैं आपके मानतोल खां और हरि सिंह जी। मानतोल खां को किस नाम से जाना जाता है? यानी रुलाने वाले फकीर के नाम से भी जाना जाता है इनको। बात करें हरि सिंह जी की, तो इन्होंने अपने राग से पत्थर को भी पिघला दिया था। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसी में डागर घराना की। तो डागर घराना की जो प्रवर्तक रहे वो रहे आपके बहराम खां डागर। और ये जो थे ये आपके राम सिंह के दरबारी गायक थे। यानी कि जयपुर के जो महाराज थे हमारे, उनके ये क्या थे? दरबारी गायक थे। कौन? बहराम खां डागर। तो डागर घराना हो गया। अगली बात करें तीसरे की, मेवाती घराना।
मेवाती जो घराना है आपका, उसके जो प्रवर्तक रहे वो रहे आपके गग्गे नजीर खान। कौन? गग्गे नजीर खान। आप देख रहे हो कि जो हमारा मेवाती घराना है, इसके जो प्रवर्तक रहे वो रहे हम हमारे गग्गे नजीर खान। आगे बात करें, जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी गायक थे ये। तो किसके दरबारी गायक थे? जोधपुर के महाराज जसवंत सिंह के दरबारी गायक रहे। नेक्स्ट हम बात करें जोधपुर घराना, और जिसे जाना जाता है रंगीला घराना के नाम से भी जाना जाता है इसको, उसके प्रवर्तक रहे रमजान खां रंगीले। कौन रहे? रमजान खां रंगीले हुए हमारे। तो इसी के साथ हमारे ये जो प्रमुख घराने थे राजस्थान के वो कंप्लीट होते हैं। यानी कि जयपुर घराना, जयपुर घराने की दो उपशाखाएं हुई, कौन कौन सी? पटियाला और अतरौली। और दूसरा हमारा जो घराना है वो डागर घराना, जो किसके दरबारी गायक थे? आपके राम सिंह के। नेक्स्ट हुआ हमारा मेवाती घराना, जिसके प्रवर्तक रहे हमारे गग्गे नजीर खान। और चौथा हुआ हमारा जोधपुर या रंगीला घराना, जिसके प्रवर्तक रहे रमजान खां रंगीले। चलिए आगे बात करते हैं अब राजस्थान की प्रमुख लोक गायन शैली की। तो गायन शैली यानी कि आप सभी को पता है कि गायन शैली वो होती है कि जिस लय ताल के साथ में कोई चीज गाई जाती है, किसी गीत को गाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? शैली कहा जाता है। मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरी भी एक शैली है पढ़ाने की, तो उसी शैली के अंतर्गत मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो वैसे ही किसी कृत्य को करने की जो विधा होती है उसको क्या कहा जाता है? शैली कहा जाता है। तो उसी को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मांड की। तो दोस्तों मांड जो शब्द है ये आपका पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर से संबंधित है। यानी कि पश्चिमी राजस्थान में जो जैसलमेर का क्षेत्र था उसको मांड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मांड कहा जाता था। तो उसी के आधार पर गायन शैली विकसित हुई हमारी। यानी राजस्थान का प्रसिद्ध जो लोकगीत है हमारा केसरिया बालम, केसरिया बालम पधारो हमारे देश। यानी कि जो केसरिया बालम जो हमारा लोकगीत है ये हमारा किस शैली में है? तो ये हमारा मांड शैली में है दोस्तों। किस शैली में? मांड शैली में। ये बात याद रखनी है। यह एक शास्त्रीय गायन की एक शैली है। यानी कि दो शैलियां होती हैं, एक शास्त्रीय गायन, एक लोक गायन। तो ये जो है ये किस शैली के अंतर्गत आता है? शास्त्रीय। यानी कि शास्त्रीय वो शैली होती है जिसमें कि व्याकरण के नियमों के आधार पर गाया जाता है। यानी कि व्याकरण के एक निश्चित नियम होते हैं, उनके आधार पर जिस चीज को गाया जाता है दोस्तों उसको कहा जाता है शास्त्रीय शैली। अब बात करें तो 10वीं सदी से जैसलमेर क्षेत्र को मांड क्षेत्र कहा जाता था। यानी कि 10वीं सदी से ही जो जैसलमेर का जो क्षेत्र रहा है हमारा उसको क्या कहा जाता है? मांड कहा जाता है। अब बात करें तो प्रमुख मांड गायक, यानी कि ये जो शैली रही है इसको गाने वाले इस शैली में, तो वो कौन कौन से हैं जहां से प्रश्न बनता है? तो स्वर्गीय गौरी देवी जो कहाँ की रहने वाली थी? आपकी बीकानेर की। स्वर्गीय हाजन अल्लाह जिलाबाई, अल्लाह जिलाबाई, जिलाबाई, स्वर्गीय हाजन अल्लाह जिलाबाई। मांगी बाई आपकी उदयपुर से मांगी बाई आपकी उदयपुर से संबंधित है। और जमीला बानो ये जोधपुर से संबंधित है आपकी। कौन सी? जमीला बानो। और ये इनके प्रमुख गायक हैं। कौन कौन? गौरी देवी, हाजन हाजन अल्लाह जिलाबाई, मांगी बाई और जमीला बानो। ये इसकी क्या है? यहाँ से कई बार प्रश्न बनता है दोस्तों कि मांड गायक की प्रमुख गायक कौन है, यानी कि गौरी देवी किस शैली से संबंधित है। इस तरीके से जो प्रश्न बनते हैं वो इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लंगा गायकी की। तो लंगा गायकी जो है ये प्रमुख रूप से आपके बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर जिलों के पश्चिमी क्षेत्रों में यह शैली सब सर्वाधिक प्रचलित है। किसमें? बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर जिलों में ये शैली प्रमुख रूप से प्रचलित है। और ये जो शैली है आपकी यानी कि लंगा गायकी, यह आपकी शुभ अवसरों पर, जैसे कि मान लो कि मांगलिक अवसर पर राजपूतों का यशोगान किया जाता है शैली के अंदर। किस? तो यानी कि पश्चिमी राजस्थान से संबंधित है पूर्ण रूप से। तो आपको पता ही होगा कि पश्चिमी राजस्थान में ज्यादातर अधिकतर जो संख्या है वो राजपूतों की है। किनकी है? राजपूतों की है, चौहानों की है। तो मांगलिक अवसरों पर राजपूतों का यशोगान किया जाता है। किस शैली के अंतर्गत? लंगा गायकी के अंतर्गत। इसके जो प्रमुख वाद्य हैं वो हैं आपके सारंगी और कामयाचा। प्रश्न अगर बनता है तो वो ऐसे बनेगा कि लंगा गायकी में
किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो हमारे हो जाएंगे सारंगी और कामयाचा। कौन से हो जाएंगे दोस्तों? सारंगी और कामयाचा हमारे वाद्य यंत्र हो जाएंगे। बात करें कलाकारों की, तो इसके जो प्रमुख कलाकार हुए, फूले खां, करीम खां, मेहरदीन खां लंगा और माशिम खां लंगा। प्रसिद्ध गीतों की बात करें तो गीत है हमारे निम्बूड़ा। यह गीत गर्भवती महिलाओं के प्रसंग से जुड़ा हुआ है, यानी कि जब कोई महिला गर्भवती हो जाती है तो उसकी खुशी में जो गीत गाया जाता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? निम्बूड़ा कहा जाता है। और यह किस गायकी से संबंधित है? तो लंगा गायकी से संबंधित है। और बात करें इसके कलाकारों की, जो प्रमुख कलाकार हुए, फूले खां, करीम खां, मेहरदीन लंगा और माशिम खां लंगा, ये हमारे प्रमुख कलाकार हुए। चलिए आगे बात करते हैं। अगले हमारी मांगड़ियार गायकी। यहाँ से लगभग करके प्रश्न हमेशा बनता ही बनता है दोस्तों, यानी कि जब या तो आरपीएससी या कोई भी हमारे राजस्थान का एग्जाम हो, लेकिन मांगड़ियार, कामयाचा और ये जो आपके ऐसे कह सकते हैं कि ये मांगड़ियार एक जाति भी होती है, जब मैंने आपको बताया था, जो कि हमारे रामदेव जी से संबंधित है। अब बात करते हैं, देखो इस शैली की को वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त हो चुकी है, यानी कि ये जो शैली है हमारी गायन की, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त हो चुकी है दोस्तों। किस पर? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और जब कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीज प्रसिद्ध हो जाती है तो वो फिर परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपको पता है राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, जब कोई चीज फेमस होती है तो उसका चलन और प्रचलन बढ़ ही जाता है। तो उसी तरीके से जब इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त हुई तो प्रश्न बनना भी स्वाभाविक सी बात हो गई इससे संबंधित। तो दोस्तों मांगड़ियार गायकी के अंदर प्रमुख रूप से 8 राग होते हैं और 36 रागनियां होती हैं। कितनी? 8 रागों में इसको गाया जाता है और 36 इसकी रागनियां होती हैं। मांगड़ियार मुस्लिम समुदाय मुख्यतः सिंध प्रांत से संबंधित है, यानी कि वर्तमान में सिंध तो पाकिस्तान में है, तो मांगड़ियार जो जाति रही है, मांगड़ियार जाति के जो लोग रहे हैं वो किससे संबंधित रहे हैं? सिंध प्रांत से संबंधित रहे हैं। बात करें कलाकारों की, तो साकर खां प्रमुख कामयाचा वादक रहे हैं हमारे। स्वर्गीय सद्दीक खां ये खड़ताल वादक रहे हैं। बात करें रमजान खां की, तो ये कौन से हैं? ढोलक वादक हैं। देखिए इधर ये जो चित्र दिख रहा है आपको, ये मांगड़ियार जाति से संबंधित लोगों का है, मांगड़ियार गायकी से संबंधित है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर गायकों या कलाकारों की बात करें तो इसमें जो अन्य जो कलाकार हैं वो है आपकी रुक्मा देवी। ये है आपकी रुक्मा देवी। रुक्मा देवी, अकला देवी, समंदर खां, गफूर खां और विशेष रूप से जो स्वर्गीय सद्दीक खां मांगड़ियार की स्मृति में सद्दीक खां मांगड़ियार लोक कला एवं अनुसंधान परिषद की स्थापना 13 सितंबर 2003 को जयपुर में की गई। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, यानी कि स्वर्गीय सद्दीक खां मांगड़ियार की स्मृति में सद्दीक खां मांगड़ियार लोक कला एवं अनुसंधान परिषद की स्थापना कहाँ की गई है दोस्तों? तो 13 सितंबर 2003 को जयपुर में की गई है। कहाँ की गई है? जयपुर में की गई है। ये बात विशेष रूप से याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगली है हमारी तालबंदी गायकी। कौन सी दोस्तों? तालबंदी, यानी कि जिसमें मुख्य रूप से ताल पर जोर दिया जाता हो उसे क्या कहते हैं? तालबंदी। यानी कि यह गायकी राज्य के पूर्वी क्षेत्रों जैसे कि भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में प्रचलित रही है। कौन कौन से क्षेत्र में? यानी कि ये पूर्वी जो राजस्थान है, जिसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये जो आपके जिले आते हैं, उनमें ये कौन सी तालबंदी गायकी प्रचलित है। इसके रागनियां प्राचीन निबंध और कवियों की पदावलियां गाई जाती हैं। यानी कि ये जो तालबंदी गायकी है इसके अंतर्गत, यानी कि जो हमारे प्रमुख प्राचीन निबंध हुए या फिर कवियों की पदावलियां, यानी कि पदावलियां बोलते हैं अपन पदों को, छंदों को, क्या बोलते हैं उनको? छंदों को। और जो प्रमुख वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है तालबंदी में, वो है दोस्तों नगाड़ा। यहां से प्रश्न बनता है कि तालबंदी लोक गायन शैली के अंतर्गत किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वो हमारे दोस्तों नगाड़ा। क्या हो जाएगा? नगाड़ा हो जाएगा। ये बात याद रखनी है कि कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है, तो नगाड़ा। चलिए
अब बात करते हैं हम राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्यों की। लोक नाट्य यानी कि नाट्य से हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि यानी कि नाटक। क्या दोस्तों, नाटक की बात कर रहे हैं हम। अब नाटक अगर हम देखें तो सामान्य बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि भाई नाटक क्यों कर रहा है, ख्याल क्यों कर रहा है, केसवांग है। तो ये जो हमारी जो संस्कृति रही है, इसके अंतर्गत मनोरंजन के जो हमारे जो साधन रहे, चाहे वो नाटक हो, ख्याल हो, या फिर भेष बदल कर कोई कृत्य करना, तो बहुत सारे जो मनोरंजन के जो साधन रहे हैं उनमें नाटकों का प्रमुख रूप से योगदान रहा है। क्योंकि पहले पुराने समय में यानी कि मनोरंजन के साधन या न तो टीवी मोबाइल है, ये सब कुछ तो था नहीं। तो लोग क्या करते थे, यानी कि खुद के द्वारा ही, या वो संगीत हो चाहे वो नाटक हो, तो इन चीजों के माध्यम से वो अपना मनोरंजन किया करते थे। तो वो जो शैली रही है पुराने समय से ही, उसी शैली को आगे बढ़ाते 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 आज आधुनिक समय में ये चीजें, ये मान लो कि अब विलुप्त होने की कगार पे हैं। यानी कि जो हमारी संस्कृति रही है उसकी बहुत सारी चीजें अभी तक इतिहास के पन्नों में से मिट चुकी हैं। कुछ चीजें हैं जिनको हम यानी कि एजुकेशन के माध्यम से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है, ये मान सकते हो आप। तो हम बात करते हैं सबसे पहले ख्याल की। तो ख्याल एक तरीके का खेल ही मान सकते हो इसको, क्या कहते हैं, खेल ही मान सकते हो इसको। तो जो ख्याल है, ये इस लोक नाट्य का प्रारंभ हुआ आपका 8वीं शताब्दी में। कब हुआ दोस्तों, 8वीं शताब्दी में हुआ। जो ख्याल का जो सूत्रधार होता है, यानी कि जो ऐसे मान सकते हो जो उसका नरेटर होता है, उसको कहा जाता है आपके हलकारा। क्या कहा जाता है दोस्तों, हलकारा। यानी कि ख्याल के सूत्रधार को क्या कहा जाता है, हलकारा कहा जाता है। ये प्रश्न बना था एक बार कि ख्याल के सूत्रधार को क्या कहा जाता है, तो आपके हलकारा कहा जाता है। ये बात याद रखनी है, क्या कहा जाता है, हलकारा। और प्रमुख वाद्य यंत्र जो प्रयोग में लिए जाते हैं दोस्तों ख्याल में, वो है आपके नगाड़ा और हारमोनियम। कौन से, यानी कि नगाड़ा और हारमोनियम का प्रयोग किया जाता है किसमें, ख्याल में। चलिए अब बात करते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं, देखो ये आपको चित्र दिख रहा होगा, यानी कि कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल की बात करें तो कुछ मतलब कुछ ख्याल हैं तो ऐसी हैं जिनको आप नाम से ही समझ जाओगे कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है। अब जैसे कुचामनी ख्याल है तो कुचामन, कुचामन से संबंधित है ये। प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है इसका, कुचामन। कौन सा रहा है दोस्तों, कुचामन। और कुचामन आपको पता है कहाँ है। तो कुछ ख्याल है उनके नाम से ही बताती हैं कि वो किस क्षेत्र की है। तो पहली है हमारी कुचामनी ख्याल। तो ये हमारे इसके जो प्रवर्तक रहे वो रहे हमारे लच्छी राम जी। कौन रहे, लच्छी राम जी। ये जो ख्याल है, इस ख्याल के अंतर्गत हास्य एवं विनोद की प्रधानता होती है। यानी कि इस ख्याल के अंतर्गत यानी कि हंसी मजाक किया जाता है। यानी कि वाद विवाद की शैली में क्या किया जाता है, हंसी मजाक किया जाता है। किसमें, कुचामनी ख्याल के अंतर्गत। बात करें इसके प्रमुख कलाकार की, तो इनके जो कलाकार रहे वो हुए आपके उगमराज, उगमराज जी। और इसमें जो कहानियां सुनाई जाती हैं, कहानियां सुनाई जाती हैं, मीरा मंगल, राव रणबल, इस तरीके की कहानियां भी सुनाई जाती हैं। तो दोस्तों कुचामनी ख्याल का जो प्रवर्तक रहे वो रहे आपके लच्छी राम जी। और इस परंपरा को आगे जिन्होंने बढ़ाया, आगे जाकर जिसको प्रसिद्ध किया, वो रहे हमारे उगमराज जी। कौन हुए, उगमराज जी। तो ये बात याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है यहाँ से कि कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, किसने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। तो दो नाम हमें प्रमुख रूप से याद रखने हैं, एक लच्छीराम जी और एक उगमराम जी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं शेखावाटी ख्याल की। किसकी दोस्तों, शेखावाटी ख्याल। यानी कि शेखावाटी यानी कि शेखावाटी क्षेत्र में प्रचलित होगी। अब शेखावाटी ख्याल के जो प्रवर्तक रहे वो रहे हमारे नानू राम जी। कौन रहे, नानू राम जी रहे। बात करें इनके मुख्य केंद्र की तो सीधी सी बात है चढ़ावा, जो कहाँ पड़ता है आपके
झुंझुनू में। और इसके जो प्रमुख कलाकार रहे वो रहे हमारे दूलिया राणा। कौन दोस्तों? दूलिया राणा। हाल ही में जो एग्जाम हुए उनमें कई एग्जाम की पारियों में इस प्रश्न को पूछा गया कि शेखावाटी ख्याल के जो प्रमुख कलाकार हैं वो कौन है, तो दूलिया राणा है। कौन है? दूलिया राणा है, ये बात याद रखनी है। प्रमुख जो कहानियां सुनाई जाती हैं इसके अंतर्गत वो है हीर रांझा, ढोला मारू, ढोला मारू एवं हरिश्चंद्र जी की, यानी कि इन कहानियों पर आधारित है कौन सी? शेखावाटी ख्याल। तो दो नाम हमें प्रमुख रूप से याद रखने हैं, एक तो प्रवर्तक और कलाकार का, यानी कि प्रवर्तक रहे हमारे नानूराम जी और कलाकार रहे प्रमुख रूप से दूलिया राणा जी। तो ये चीज हमें याद रखनी है शेखावाटी ख्याल के अंतर्गत। चलिए आगे बात करते हैं हेला ख्याल की। तो हेला मुख्य रूप से यानी कि किसी को जोर से आवाज देकर यानी कि लंबी टेर देकर बुलाना क्या कहलाता है? हेला देना कहलाता है। यानी कि ये हमारे इसके जो प्रमुख जो प्रवर्तक रहे वो रहे हमारे हेला शायर। कौन रहे? यानी कि नाम ही पड़ा है इसका हेला ख्याल, यानी कि जब किसी को लंबी टेर दे के बुलाया जाता है तो उसको हेला कहा जाता है और उसके नाम पे इसका नाम पड़ा हेला ख्याल। इसके जो इसका जो प्रमुख केंद्र है वो है हमारा लाल सौट दौसा का। कौन सा है दोस्तों? लाल सौट दौसा का इसका प्रमुख केंद्र है हमारा, यानी कि दौसा, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर इस क्षेत्र में ये प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। कौन सी? और इसका जो प्रमुख मेन जो केंद्र है वो है हमारा लाल सौट दौसा का। कौन सा है दोस्तों? लाल सौट दौसा का। तो प्रश्न यहीं से बनता है कि हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो लाल सौट दौसा की, यानी कि दौसा के अंतर्गत एक स्थान पड़ता है लाल सौट, जो कि तहसील है दौसा की। तो वो इसका प्रमुख केंद्र रहा है। कौन सा? लाल सौट। विशेषता हेला देकर कलाकारों को बुलाया जाता है, यानी कि लंबी टेर की आवाज में इस ख्याल को किया जाता है, उसी को बोलते हैं अपन हेला ख्याल। आगे बात करते हैं कन्हैया ख्याल की। तो दोस्तों मुख्य कथा को कहन कहा जाता है इसके अंतर्गत, यानी कि जो कन्हैया ख्याल है इस ख्याल के अंदर जो मुख्य जो कथा होती है, यानी कि किसी की कहानियां हो, जैसे हरिश्चंद्र की कहानियां हो या फिर आपकी ढोला मारू की कहानी हो, तो उसका जो कथा होती है उसको कहा जाता है कहन। क्या कहा जाता है? कहन कहा जाता है। और पात्रों को मेडिया कहा जाता है। जैसे मान लो कि कोई चोर पुलिस से संबंधित कहानी है, अब उसमें कोई चोर बना, कोई पुलिस बना, तो वो जो पात्र हैं उनके जो हमने नाम रखे हैं उनको कहा जाता है दोस्तों मीडिया। क्या कहा जाता है? मीडिया। यानी कि पात्रों को क्या कहा जाता है? मीडिया कहा जाता है। यहां से प्रश्न बनता है बहुत महत्वपूर्ण कि किस ख्याल के अंतर्गत पात्र को मीडिया कहा जाता है? तो दोस्तों कन्हैया ख्याल के अंतर्गत पात्र को मीडिया कहा जाता है, कथा को कहन कहा जाता है। ये बात हमें मुख्य रूप से याद रखनी है। चलिए आगे बात करें तो पूर्वी राजस्थान, भरतपुर, धौलपुर, डीग, डीग, दौसा और सवाई माधोपुर में ये मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। कौन से में? पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत ये प्रसिद्ध है। कौन सी? कन्हैया ख्याल, जिसके कथा को कहा जाता है कहन और पात्रों को कहा जाता है आपके क्या? मेडिया कहा जाता है। ये दो बातें याद रखनी है इसके अंतर्गत। और पूर्वी राजस्थान में चलिए अगली है हमारी अली बख्श ख्याल। कौन सी दोस्तों? अली बख्श। जो अली बख्शी ख्याल है इसका जो प्रसिद्ध प्रमुख जो केंद्र रहा है वो रहा है आपका मुंडावर। कौन सा? मुंडावर। ये भी प्रश्न बनता है, यहाँ भी इंपोर्टेंट हो जाती है परीक्षा की दृष्टि से कि अली बख्श ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो हमारी मुंडावर की प्रसिद्ध है। अली बख्श को अलवर का रसखान कहा जाता है। यानी कि आपने देखा होगा इतिहास में भी कल्चर में भी कि ज्यादातर जो मुसलमान लोग रहे, मुसलमानों में जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो कोई अगर हिंदुओं का अगर कोई देवता रहा तो वो कृष्ण भगवान रहे। कौन रहे? कृष्ण भगवान रहे दोस्तों। तो कृष्ण जैसे अली बख्श जी हैं, इनको अब अलवर का रसखान कहा जाता है। कहाँ का रसखान कहा जाता है? यानी कि अलवर का रसखान। और जो स्वयं रसखान थे वो भी कृष्ण भक्त थे, बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। आपने रसखान जी के दोहे सुने होंगे, बहुत अच्छे दोहे हैं रसखान जी के, नहीं सुने हो तो सुनना आप। तो
अलवर का जो रसखान कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? अली बख्श जी को कहा जाता है। तो और अली बख्शी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आपकी मुंडावर की प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं डप्पा अली ख्याल की, यानी कि डप्पा अली ख्याल की। डप्पा अली ख्याल। अब जो डप्पा अली ख्याल है दोस्तों, ये हमारी प्रमुख रूप से जो प्रचलित रही है वो रही है हमारे भरतपुर यानी कि लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत। किसमें? लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में, भरतपुर के अंतर्गत प्रसिद्ध है कौन सी? डप्पाली ख्याल। तो वो केवल नाम ही पूछता है कि डप्पाली ख्याल कहाँ की है, तो भरतपुर की, और भरतपुर में भी कहाँ की? लक्ष्मणगढ़ की। आगे बात करते हैं भेंट के दंगल। तो भेंट के दंगल, ये इसमें धार्मिक आख्यान गाए जाते हैं, यानी कि धार्मिक जो भी गीत होते हैं हमारे, उनको भेंट यानी कि जो भेंट के दंगल जो ख्याल है, इसके अंतर्गत यानी कि इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है जैसे मानो कि आप कोई मूवी देख रहे हो, यानी कि इस तरीके की जो शैली है वो किसकी है? भेंट के दंगल की है। और जो इनका यानी कि आप कह सकते हो कि जो इनकी शैली होती है गीतों की, गाने की या करतब दिखाने की ख्याल के अंतर्गत, वो धार्मिक होती है। कैसी होती है? धार्मिक होती है। तो ये जो मुख्य रूप से जो प्रसिद्ध है वो आपके बाड़ी बसेड़ी के अंतर्गत प्रसिद्ध है। और बाड़ी बसेड़ी कहाँ पड़ती है? आपकी धौलपुर के अंतर्गत। तो एग्जामिनर कई बार प्रश्न पूछता है कि भेंट के दंगल कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों धौलपुर के प्रसिद्ध हैं, ये बात याद रखनी है। भेंट के दंगल कहाँ के? धौलपुर के। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नौटंकी, यानी कि अपन मजाक मजाक में कह देते हैं कभी कई बार कि भाई नौटंकी क्यों कर रहा है। तो नौटंकी वो वास्तव में नौटंकी नहीं होती। नौटंकी में तो भाई 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि नौ टंकी, यानी कि 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता हो जिसमें उसको क्या कहा जाता है? नौटंकी कहा जाता है। अब ये जो मुख्य रूप से जो प्रसिद्ध है वो आपके भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर में प्रसिद्ध है। कहाँ पर? तो नौटंकी कहाँ के लोग ज्यादा करते हैं? तो भरतपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर, करौली, जो पूर्वी राजस्थान है हमारा, उस क्षेत्र के अंतर्गत किस क्या किया जाता है? नौटंकी की जाती है दोस्तों। तो ये बात याद रखनी है कि नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? आपके पूर्वी राजस्थान की। इसके ऊपर प्रवर्तकों की बात करें तो ये प्रवर्तक रहे भूरीलाल जी। कौन रहे? भूरीलाल जी रहे। कलाकारों की बात करें तो कृष्ण कुमारी, कृष्णा कुमारी, कृष्णा कुमारी, कृष्णा कुमारी, मीना कुमारी, धर्मपाल चौधरी, गिरिराज और मनोहर, ये कलाकार रहे हैं। और इसके जो प्रमुख कलाकार रहे, यानी कि इन कलाकारों में भी सबसे जो जिन्होंने इसको फेमस किया वो रहे आपके गिरिराज प्रसाद। कौन रहे? गिरिराज प्रसाद। तो प्रवर्तक कौन रहे इसके? भूरीलाल जी। और प्रमुख कलाकार रहे इसके गिरिराज जी। और जो कलाकार हैं जिनको कई बार पूछ लिया जाता है, इनके नाम पूछ लिए जाते हैं, कृष्णा कुमारी, मीना कुमारी, धर्मपाल चौधरी और गिरिराज चौधरी। यानी कि कृष्णा कुमारी और मीना कुमारी को मुख्य रूप से पूछा जाता है एग्जाम के अंतर्गत। तो ये दो नाम याद रखने हैं। कृष्णा कुमारी और मीना कुमारी किससे संबंधित हैं? तो नौटंकी से संबंधित हैं दोस्तों। किससे? नौटंकी से संबंधित है। अब जो नौटंकी की जाती है वो हमारे ऐतिहासिक जो वीर पुरुष हुए, चाहे वो महाराणा प्रताप हों, चाहे वो भगत सिंह हों, तो जो वीर पुरुष रहे हमारे इतिहास के अंतर्गत, उनका मंचन किया जाता है। यानी कि उनकी जो वीरता के बारे में बताया जाता है, उनकी वीरता के बारे में गाया जाता है। तो उस तरीके से प्रस्तुति की जाती है जिससे कि एक आम जनता के अंदर एक जोश भर जाए, यानी कि एक आत्मसम्मान की जो एक छवि होती है वो निकल के आए। किसके अंतर्गत? नौटंकी के अंतर्गत। और मैंने देखी है नौटंकी, बहुत अच्छी होती है। आपको मौका मिले कभी तो आप भी जरूर देखना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रम्मत। दोस्तों
रम्मत जो है ये भी एक तरीके का क्या है, लोक नाट्य ही है। यानी कि लोक नाट्य को पश्चिमी राजस्थान में क्या बोला जाता है, रम्मत बोला जाता है दोस्तों। यानी कि मुख्य रूप से जैसलमेर क्षेत्र के अंतर्गत, जैसलमेर बीकानेर में। तो यह एक प्रकार का लोक खेल होता है। कैसा होता है, लोक खेल। यानी कि इसके अंतर्गत दो पार्ट होते हैं, उन दो पार्टों के आमने सामने जो कलाकार होते हैं वो आमने सामने एक दूसरे से यानी कि वार्तालाप करते हैं, और वार्तालाप की पद्धति में ही इसको खेला जाता है। इसे खेलने वाला व्यक्ति खिलाड़ कहलाता है। तो दोस्तों, खेलने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है, खिलाड़ कहा जाता है। याद रखनी है ये बात, क्या कहा जाता है, खिलाड़ कहा जाता है। आगे बात करें कि यह फागुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक, यानी कि ये फागुन शुक्ल अष्टमी से और चतुर्दशी तक की जाती है। इसका उद्गम की अगर बात करें तो ये 125 वर्ष पहले बीकानेर में, यानी कि इसका जो उद्गम हुआ वो 125 साल पहले हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बीकानेर में हुआ था। विशेषता, जैसलमेर और बीकानेर में ख्याल को रम्मत कहा जाता है। रम्मत प्रारंभ करने से पूर्व रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। इसका मंचन पाटों पर होता है, इसलिए इसे पाटा संस्कृति कहते हैं। यानी कि क्या होता है मुख्य रूप से, यानी कि इसको, यानी कि आम बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि बेड लगा के या तख्त लगा के या पट्टों वाला वो रख के उसके ऊपर इसका मंचन किया जाता है, जैसे आप देख रहे हो। तो इसको इसलिए कहा जाता है पाटा संस्कृति, कि इसका जो मंचन किया जाता है वो तख्तों पे, पट्टों पे किया जाता है। इस कारण इसको क्या कहा जाता है, पाटा संस्कृति कहा जाता है। 125 साल पुराना ये हमारा लोक नाट्य है, और मुख्य रूप से आपकी जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में किया जाता है। खेलने वाले को खेलार कहा जाता है, और रामदेव, और खेलने से पूर्व रामदेव जी की आराधना की जाती है। चलिए आगे बात करें जैसलमेरी रम्मत। यानी कि जो जैसलमेर की जो रम्मत रही है हमारी, वो उसने, उसके जो प्रवर्तक रहे हैं वो रहे हैं आपके तेज कवि। कौन रहे हैं, तेज कवि। ये नाम याद रखना है, तेज कवि। तो इन्होंने क्या किया था, रम्मतों का अखाड़ा प्रारंभ किया था दोस्तों। क्या किया था, रम्मतों का अखाड़ा शुरू किया था। किसने, तेज कवि ने। कहाँ के रहने वाले थे ये, जैसलमेर के। और इन्होंने महात्मा गांधी को समर्पित स्वतंत्र भावनी लिखी थी। यानी कि तेज कवि जो हुए हमारे, इन्होंने महात्मा गांधी जी को स्वतंत्र भावनी, यानी कि स्वतंत्र भावनी नाम का जो लोक नाट्य था, जो इन्होंने लिखा, किसने, तेज कवि जी ने, उसको भेंट किया था किसको, महात्मा गांधी जी को। किसको किया था, महात्मा गांधी जी को किया था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे बात करें इनकी अन्य रचनाओं की, तो भर्तरी, मूमल, होले तंबुलन आदि इनकी रम्मतें हैं। यानी कि इनकी अन्य रचनाएं जो हैं वो हैं भर्तरी, मूमल, होले तंबुलन। तो ये क्या है, इनकी अन्य रचनाएं हैं। बात करें बीकानेरी रम्मत की, तो ये ब्राह्मणों द्वारा पाटों पर की जाती है, पाटों पर की जाती है। किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, ब्राह्मणों द्वारा। प्रमुख कलाकारों की बात करें तो फागू महाराज, सुआ महाराज और मनीराम व्यास। यानी कि इनके कलाकार इंपोर्टेंट हो जाते हैं। कई बार पूछा गया है कि फागू महाराज और सुआ महाराज किस लोक नाट्य से संबंधित हैं। तो दोस्तों बीकानेरी रम्मत से संबंधित हैं। ये किससे संबंधित है, बीकानेरी रम्मत से संबंधित है। ये बात विशेष रूप से याद रखनी है कि फागू महाराज और सुआ महाराज किस लोक नाट्य से संबंधित हैं, तो बीकानेरी रम्मत से संबंधित है। ये बात याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्वांग की। चलिए, तो स्वांग मुख्य केंद्र शाहपुरा भीलवाड़ा। स्वांग का, जब कोई व्यक्ति यानी कि ऐसे मतलब अनबिलीवेबल व्यवहार करता है, यानी कि ऐसा लगता है कि अरे यार ऐसा तो ये कर ही नहीं सकता, तो उस तरीके को हम कहते हैं के स्वांग कर रहा है। अरे भाई के स्वांग कर रहा है। तो जैसे इसका मुख्य केंद्र है हमारे शाहपुरा भीलवाड़ा। इसके जो कलाकार होते हैं वो कौन होते हैं, बहरूपिया। यानी कि कलाकार को क्या कहा जाता है, बहरूपिया कहा जाता है। यानी कि जो प्रमुख जो कलाकार रहे, जिनको मतलब जो इंटरनेशनल बहरूपिया रहे, वो रहे आपके जानकीलाल भांड। कौन, जानकीलाल भांड आएगा नाम इसमें। चलिए, इसमें किसी लोक नायक या किसी घटना
पात्रों को लेकर उनके समान वेश बनाकर स्वांग किया जाता है। राजस्थान के जानकीलाल भांड ने बहरूपिया कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रसिद्ध किया। तो ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बहरूपिया कला के यानी कि स्वांग के जो सर्वाधिक प्रसिद्ध जो कलाकार हुए हैं अभी तक, वो कौन हुए हैं? जानकीलाल भांड हुए हैं। कौन हुए हैं दोस्तों? जानकीलाल भांड। तो जानकीलाल भांड को भूल मत जाना। चलिए आते हैं, इसमें नाहरों का स्वांग किया जाता है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को होता है। अब जैसे देखो, ये आप देख रहे हो, ये क्या कर रहे हैं? ये स्वांग कर रहे हैं, यानी कि शेरों की तरह। नाहर किसको बोला जाता है? चीतों को, शेरों को। तो ये उनकी तरह एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये नाहरों की तरह। तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है दोस्तों, ये बात याद रखनी है। अन्य कलाकार की बात करें तो इनके परशुराम भांड हुए। अन्य कलाकारों की बात करें तो ये भी, इसमें 3-4 चीजें मुख्य रूप से आपको याद करनी है। एक तो जो स्वांग का जो मुख्य केंद्र है वो है आपका शाहपुरा भीलवाड़ा, और जो कलाकार जो होते हैं उनको बहरूपिया कहा जाता है। और जो प्रसिद्ध बहरूपिया कला के जो कलाकार हुए वो हुए आपके जानकीलाल भांड। कौन हुए? जानकीलाल भांड। बात करें नाहरों के स्वांग की, तो ये आपका मांडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा का। और इनके अगर कलाकार की बात करें तो आपके परशुराम भांड। कौन? परशुराम भांड प्रसिद्ध है। तो ये 4-5 चीजें इसमें याद करने वाली हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए आगे बात करते हैं तुर्रा कलंकी की। तुर्रा कलंकी मुख्य रूप से ये आपका एमपी से आया हुआ लोक नाट्य है। कहाँ से? मध्य प्रदेश से आया हुआ। चलिए, इसके जो प्रवर्तक रहे तुकनगीर और शाह अली। कौन? तुकनगीर और शाह अली। शाह अली, ये प्रमुख कलाकार हुए। कौन कौन? तुकनगीर और शाह अली। इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो शिव को तुर्रा और पार्वती को कलंगी कहा जाता है। यह लगभग 400 वर्ष पूरे 400 वर्ष पूर्व ये लगभग प्रारंभ हुआ। बात करें विशेषताओं की तो राजस्थान का एकमात्र लोकनाट्य जिसमें मंच सज्जा की जाती है, शिव पार्वती कथा पर आधारित होता है। इसमें प्रतिस्पर्धात्मक संवाद जिन्हें गम्मत या इंगल कहा जाता है। तो दोस्तों बात करें तुर्रा और कलंगी की, तो तुर्रा और कलंगी ये मुख्य रूप से एक प्रतीक है। जब यानी कि तुकनगीर और शाह अली जब मध्य प्रदेश से इस करतब को दिखाने के लिए पहली बार जब राजस्थान में आए, तो मेवाड़ के अंदर जो महाराजा हुए उन्होंने क्या किया, जब इस लोकनाट्य को देखा तो उन्होंने तुकनगीर जो थे उनको दिया तुर्रा और शाह अली को दी अपनी कलंगी। यानी कि किसी राजा ने किसी कर्तव्य दिखाने वाले को यानी कि लोकनाट्य दिखाने वाले को इतना प्रभावित होकर उनको अपनी मस्तक की तुर्रा और कलंगी भेंट की, तो उसी समय से तुकनगिरी और शाह अली ने कहा कि तुमने हमें इतना ज्यादा सम्मान दिया है, तो आज से हम इस लोकनाट्य को तुर्रा और कलंगी के नाम से ही प्रसिद्ध करेंगे। तो इस लोकनाट्य के अंतर्गत तुर्रा कहा जाता है तुकनगिर को और शाह अली कलंगी। यानी कि तुकनगिर को मिला तुर्रा और शाह अली को मिली कलंगी। अब ये जो प्रतीक है, ये तुर्रा आपका शिव का प्रतीक है और पार्वती का है कलंगी। और इस लोकनाट्य के अंतर्गत यानी कि जो तुकनगीर है, इसके वस्त्रों का जो कलर होता है वो होता है आपके केसरिया, और जो शाह अली है ये मुसलमान है, इसके वस्त्रों का जो कलर होता है वो होता है हरा। कैसा? हरा। कह सकते हैं कि तुकनगिरी के झंडे का रंग होता है आपके केसरिया और शाह अली के झंडे का रंग होता है हरा। चलिए आगे बात करें तो ये शिव पार्वती की कहानी पर आधारित है। किसकी पे? शिव पार्वती की पे। और प्रतिस्पर्धात्मक है, एकमात्र ऐसा लोकनाट्य है जिसमें मंच सज्जा होती है। यानी कि अन्य लोक नाट्यों में मंच सज्जा नहीं होती, लेकिन ये एकमात्र लोक नाट्य है जिसमें मंच सज्जा की जाती है, जिसको पूर्ण रूप से सजाया जाता है। यानी कि आमने सामने प्रतिस्पर्धात्मक शैली में वाद विवाद किया जाता है, तब इसको खेला जाता है। किसको?
तुर्रा कलंगी लोक नाट्य को। चलिए आगे बात करें, तो मैंने भी बताया कि भगवा रंग होता है ध्वज का और हरा। इसका जो मुख्य केंद्र रहा है वो आपका रहा है नीमच मध्य प्रदेश, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा। बात करें कलाकारों की, तो इनके जो प्रमुख कलाकार हुए हैं वो हुए हमीदा बेग, हमीद बेग, चेतराम, ओंकार सिंह और ताराचंद। तो ये कलाकारों कलाकारों को पूछ लेता है कई बार एग्जामिनर कि तुर्रा कलंगी जो लोक नाट्य है उसके प्रमुख कलाकार कौन से हैं, तो वो हमीद बेग, चेतराम, ओंकार सिंह और ताराचंद सैडू सिंह। चलिए नेक्स्ट, अगला लोक नाट्य है हमारा गौरी लोक नाट्य। तो गौरी की हम बात करें तो यह नाट्य 40 दिन तक चलता है। मुख्य पात्र को बुढ़िया कहा जाता है और स्त्री रूप में पार्वती और विष्णु के प्रतीक होते हैं, बुढ़िया और डामा, रामा। किसके? पार्वती और विष्णु के प्रतीक होते हैं। यह महादेव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। लोक भाषा में कविता का वाचन करते हैं। ये झामट्या, झामट्या। खड़ग्या। तो इसमें महादेव और भस्मासुर की कहानी पर यह आधारित है। कौन सा लोकनाट्य? हमारा गौरी लोकनाट्य। इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं, स्त्री पात्रों की भूमिकाएं पुरुष ही निभाते हैं, यानी कि इस लोकनाट्य के अंतर्गत यानी कि पुरुष भाग लेते हैं। अगर कोई स्त्री का अगर कोई किरदार अगर किसी को निभाना है तो वो पुरुष ही निभाता है इसके अंतर्गत। ठीक है। इसे दोहराते हुए जो जोकर की जो भूमिका निभाता है उसको खड़ग्या कहा जाता है, खड़ग्या कहा जाता है। और लोक भाषा में जो कविता का वाचन करता है उसको झामट्या कहा जाता है। किसको? यानी कि जो कविता का वाचन करता है अपनी क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत उसको क्या कहा जाता है? जामट्या कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा तमाशा लोकनाट्य। यह मूल रूप से आपके महाराष्ट्र से संबंधित है कि दोस्तों, कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। राजस्थान में इसका प्रारंभ स्वामी प्रताप सिंह के समय हुआ था। प्रताप सिंह ने वंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुलाकर इसका मंचन करवाया। इसका आयोजन खुले क्षेत्र में होता है जिसे अखाड़ा कहा जाता है। प्रसिद्ध अगर कलाकार हुए तो इसके हुए गोपी कृष्ण भट्ट। कौन हुए? गोपी कृष्ण भट्ट और वासुदेव भट्ट। जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना गौर खान ने भी इसमें भाग लिया था। और प्रसिद्ध नाटक है हीर रांझा, जोगी जोगण। चलिए तमाशा जो लोक नाट्य है मुख्य रूप से आपके महाराष्ट्र का है। प्रताप सिंह द्वारा इसको जयपुर में पहली बार लाया गया और जो हमारे वंशीधर भट्ट थे इनको महाराष्ट्र से लेकर आए थे। कौन? प्रताप सिंह जी। इसका आयोजन खुले क्षेत्र में होता है, जैसे कि पहलवानी जैसे खुले क्षेत्र में की जाती है तो उसको अखाड़ा बोला जाता है। वैसे ही इस तमाशा जो लोक नाट्य है दोस्तों, इसका भी कैसे कहाँ खेला जाता है? इसको खुले क्षेत्र में खेला जाता है, किया जाता है, तो उसको भी क्या कहा जाता है? अखाड़ा कहा जाता है। प्रसिद्ध अगर कलाकारों की बात करें तो इसके जो कलाकार हैं वो गोपी कृष्ण भट्ट जी और वासुदेव भट्ट। और जो जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना रही हैं गौहर खान, वो भी क्या करती थी? तमाशा लोक नाट्य के अंतर्गत भाग लेती थी। और जो प्रसिद्ध नाटक रहे हैं जो किए जाते थे उस समय, हीर रांझा और जोगी जोगण, ये हमारे। चलिए
1594 ईस्वी मानसी के समय मोहन कवि द्वारा धमाका मंजरी का आयोजन किया गया था, यानी कि तमाशा लोक नाट्य के अंतर्गत, यानी कि 1594 ईस्वी मानसी के समय मोहन कवि द्वारा धमाका मंजरी, जो कि एक तमाशा लोक नाट्य से संबंधित है, उसका आयोजन किया गया था। कब? 1594 ईस्वी में। आगे बात करते हैं रासलीला की। तो इसके जो प्रवर्तक रहे वो रहे आपके वल्लभाचार्य जी। प्रमुख केंद्र है भरतपुर, धौलपुर, जयपुर का। और राजस्थान में शिवलाल कुमावत ने इसे लोकप्रिय बनाया। किसको? रासलीला को। विशेष आयोजन इसका सनकादिक लीला, जो कि आपकी बस्सी की प्रसिद्ध है। चिंतौल चित्तौड़, यानी कि सनकादिक जो लीला है वो बस्सी चित्तौड़ में की जाती है। बस्सी चित्तौड़ में कहाँ पर की जाती है दोस्तों सनकादिक लीला? तो बस्सी चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत की जाती है। चलिए आगे बात करें। इसे तुलसीदास ने, यानी और रामलीला की बात करें तो इसे तुलसीदास ने प्रारंभ किया था। प्रमुख जो केंद्र है वो आपके बिसाऊ, झुंझुनू। यहाँ पर कैसी रामलीला की जाती है? मूक रामलीला की जाती है यहाँ पर दोस्तों। भरतपुर यानी कि वेंकटेश रामलीला की जाती है। अटरू बारा के अंदर धनुष जनता के द्वारा तोड़ा जाता है। तो ये 3 प्रकार हैं रामलीला के, यानी कि रामलीला के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, प्रारंभ जिन्होंने किया वो तुलसीदास जी ने किया। अब जो प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न जो बनता है वो ये पूछा जाता है कि मूक रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आपके बिसाऊ झुंझुनू की है। वेंकटेश रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो आपके भरतपुर की प्रसिद्ध है। और किस रामलीला के अंतर्गत, यानी किस स्थान पर धनुष जनता के द्वारा तोड़ा जाता है? तो अटरू बारा के अंदर तोड़ा जाता है। तो ये 3 चीजें इसमें याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं चार बेत शैली, यानी चार बेत लोक नाट्य की। तो चार बेत यानी कि ये इसका जो मुख्य केंद्र है वो रहा है आपका टोंक। कौन सा रहा है? टोंक रहा है। यह मूलतः अफगानिस्तान का लोक नाट्य है। तो टोंक में यह फैजुल्ला बोहरा के समय प्रारंभ हुआ था। करीम खान निहंग ने इसे स्थानीय भाषा में प्रसिद्ध किया। और वाद्य यंत्र डफ, यानी कि 3 चीजें इसमें याद रखनी है। इसका प्रमुख जो केंद्र है वो कौन सा है? टोंक है। मूल रूप से ये कहाँ का लोक नाट्य है? तो अफगानिस्तान का है। और इसको लोक भाषा में प्रसिद्ध किसने किया? तो करीम खान निहंग ने किया था। वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग में लिया जाता है दोस्तों? तो डफ वाद्य यंत्र को प्रयोग किया जाता है इसके अंतर्गत। ये बात याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट है हमारा भवाई लोकनाट्य। यह गुजरात से सटे राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में भवाई जाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? यानी कि ये भवाई जाति के द्वारा किया जाता है, भवाई जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है भवाई लोकनाट्य। मुख्य पात्र सगाजी और सगीजी कहलाते हैं। इसके जो पात्र होते हैं क्या कहलाते हैं दोस्तों? सगाजी और सगीजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सगाजी और सगीजी। इसमें कलाकार अपना परिचय नहीं देता, यानी कि इसमें कोई मंच पर आने से पहले कोई कलाकार अपने बारे में नहीं बताता कि मैं यहाँ से हूँ। यानी इसमें सामाजिक समस्याओं पर व्यंग्य किया जाता है, यानी कि इस तरीके से ये लोक नाट्य प्रस्तुत किया जाता है जैसे कि अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि टोंट मार रहा है किसी पर, यानी कि किसी ने कोई कार्य किया हो, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो या फिर राजा के खिलाफ हो, तो उस तरीके से इसका मंचन किया जाता है। इसके जो कलाकार रहे हैं वो रहे हैं आपके तारा शर्मा, दयाराम, रूप सिंह और रूप सिंह शेखावत। तो 2-3 चीजें इसमें याद रखनी है कि इसके जो पात्र होते हैं उनको कहा जाता है सगाजी और सगीजी। और सामाजिक समस्याओं पर व्यंग्य किया जाता है इसके अंतर्गत। और जो प्रसिद्ध जो कलाकार रहे इनके तारा शर्मा, दयाराम, रूप सिंह और शेखावत, ये 3 चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी? तो कलाकार याद रखने, तारा शर्मा, दयाराम और रूप सिंह शेखावत। पात्रों को क्या कहा जाता है? तो सगाजी और सगीजी कहा जाता है। और गुजरात यानी कि भवाई जाति के लोगों द्वारा किया जाता है कौन सा? भवाई नाट्य। ये 2-3 चीजें इसमें याद रखनी है, ज्यादा और कुछ है नहीं। अब इसी के साथ में हमारे जो लोक नाट्य हैं वो समाप्त होते हैं। इनके अंदर जो मैंने आपको अभी ये इतना सारा सब जो भी कराया, तो इस चीज को आप थोड़ा सा सोचना, विचार करना कि इसमें वही चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसमें कोई ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की गई है या फिर ऐसी कोई आपको कहानी नहीं सुनाई गई है जिससे कि आपको ऐसा लगे कि आपका कोई समय खराब हो रहा हो। तो इसी के साथ मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।